द्वीप पर नहीं जाएंगे। तूफान की माँ बोली, अच्छा अच्छा, अपनी शरारतों की कहानी रहने दो। लो, पश्चिमी तूफान भी आ गया है। और सचमुच एक भारी भरकम आदमी के रूप में पश्चिमी तूफान ने गुफा में प्रवेश किया। वो अमेरिका के घने जंगलों से आ रहा था और उसके हाथों में एक बड़ी भारी गदा थी। कुछ देर की बातचीत के बाद वह भी आने किस्से सुनाने लगा। माँ, इस बीच में बड़े घने जंगलों और दलदलों के बीच बहता रहा। वहाँ आदमी तो नाम लेने को नहीं थे। मैंने गहरी गहरी नदियाँ देखी, ऊंचे ऊंचे झरने देखे। एक बड़ा सा भैंसा एक जगह नदी में तैर रहा था, लेकिन देखते देखते वह बीच धार में बह गया। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने बहुत से पेड़ उखाड़ डाले। इसके बाद मैं नारियल के पेड़ों के बीच बहता रहा। लंबे लंबे मैदानों में मैंने जंगली घोड़ों से छेड़छाड़ की, फिर बड़े मजे में इधर उधर घूमता रहा। उद्धरण चिन्ह। तब तक दक्षिणी तूफान भी लौट आया। उसने पगड़ी बांध रखी थी। आते ही उसने उत्तरी तूफान से झगड़ा शुरू कर दिया। जब यह आता है तो मुझे जाड़ा लगने लगता है। उन्हें लड़ते देखकर उनकी माँ ने बीच बचाव किया और दोनों को बोरे में बंद कर देने की धमकी दी। तब कहीं जाकर वे दोनों शांत हुए। फिर दक्षिणी तूफान अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं अफ्रीका से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने शेर का शिकार देखा। वहाँ की घास बहुत अच्छी होती है। वहाँ शुतुरमुर्ग अक्सर मुझसे दौड़ने में होड़ लिया करते थे, लेकिन भला वे मेरे मुकाबले में ठहर सकते हैं। मैं रेगिस्तानों में बहता रहा। एक बार मैंने ऐसा कारवां देखा जो रेगिस्तान में रास्ता भूल गया था। लोग पानी के बिना तड़प रहे थे। उन्होंने एक एक करके अपने सारे ईंटों को इसलिए मार डाला था कि उनके पेट से 2 चुल्लू पानी मिल जाए। मुझे भी खिलवाड़ करने की सोची। मैंने बालू का अंधड़ उठा दिया। उस समय उन लोगों के चेहरे देखने के काबिल थे। मुझे बड़ा मजा आया। मैंने उन पर इतनी बालू बरसाई कि वे सब उसी में दब गए और उनके ऊपर बालू का एक पिरामिड खड़ा हो गया। अब अगर मैं वहाँ की सारी बालू उड़ा दूं तो उन लोगों की ठठरियाँ दिखाई देंगी। तुमने यह बड़ा बुरा काम किया। तुम ऐसे ही बुरे काम करते रहते हो। चलो इधर आओ। तूफानों की माँ नाराज होकर बोली। उसने दक्षिणी तूफान को एक बोरे में ठूंस दिया। वो इधर उधर लुढ़कने लगा तो वो उसी पर चढ़कर बैठ गई। राजकुमार बोला, तुम्हारे ये लड़के बड़े उद्यमी है। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इनकी अक्ल किस तरह दुरुस्त की जा सकती है। लो, वो चौथा लड़का भी आ गया। इतने में पूर्वी तूफान आ पहुँचा। उसने चीनियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर माँ बोली, ओ, तो तुम चीन देश गए थे। मैंने तो सोचा था तुम स्वर्ग के उपवन में गए हो। हाँ माँ, वहाँ मैं कल जाऊँगा। करीब 100 साल से वहाँ जा नहीं पाया हूँ। अभी तो मैं चीन से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने ऊंची ऊंची लकड़ी और बांस की मीनारों की घंटियाँ बजाई। वहाँ सड़कों पर लोग धर्म के नाम पर और पुण्य कमाने के उद्देश्य से मार खा रहे थे। उनके धार्मिक गुरु पीट पीट कर उनकी पीठों पर बांस की खपच्चियाँ तोड़ रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने एक विशाल घंटे को घनघनाकर बजाया। उद्धरण चिन्ह। माँ बोली, तुम भी बहुत शरारती हो गए हो। अब कल तुम जरूर स्वर्ग के उपवन में जाना। देखो, वहाँ बुद्धि झरने से खूब पेट भरकर पानी पीना न भूलना।
मेरे लिए भी उस झरने का थोड़ा सा पानी ले आना। पूर्वी तूफान बोला, ठीक है माँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने दक्षिणी भैया को बोरे में क्यों बंद कर रखा है। जरा मैं उससे फिनिक्स नाम की चिड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं 100 साल बाद राजकुमारी से मिलता हूँ तो वह मुझसे चिड़िया के बारे में पूछती है। माँ, बोरा खोल दो, मैं तुम्हें 2 प्याला चाय दूंगा, बिल्कुल ताजी चीन की चाय। चाय का नाम सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने बोरा खोल दिया। दक्षिणी तूफान शर्म से गर्दन नीचे किए बोरे में से निकल आया। वह बोला, लो ये ताड़ की पत्ती लो, ये उस चिड़िया ने मुझे राजकुमारी के लिए दी थी। इस पर उसने पूरे 100 साल का इतिहास लिखा है। उसमें लिखा है कि किस तरह उसने खुद अपने घोंसले में आग लगाई और एक हिंदू सती की तरह वह उसी में जल मरी, लेकिन उसका अंडा नहीं जला। अंडा फूटा और उसमें से फिनिक्स का बच्चा निकलकर उड़ गया। बस दुनिया में उस जाति की चिड़िया का यही एक नमूना बचा है। उसने इस पत्ती में एक छेद कर दिया है और इस तरह राजकुमारी को अपना संदेश भेजा है। अब पूर्वी तूफान राजकुमार के पास आ बैठा। तूफानों की माँ ने सबके लिए खाना परोस दिया। राजकुमार ने पूर्वी तूफान से पूछा, वह कौन सी राजकुमारी है जिसके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, और यह स्वर्ग का उपवन कहाँ है। पूर्वी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्यों, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? अच्छी बात है, कल तुम मेरे साथ वहाँ चले चलना, लेकिन मैं पहले बता दूं कि आज तक वहाँ कोई मनुष्य नहीं गया है। तुमने शायद बाइबल में इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि सिर्फ आदम और हवा ही वहाँ गए थे और जब उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया तो वो उपवन पाताललोक में चला गया। लेकिन अब भी वो उतना ही सुंदर है। वहाँ परियों की रानी रहती है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, रात भी काफी हो गई है, अब सो जाएं। कल सवेरे मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। सब लोग सो गए। सवेरे जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बादलों के ऊपर उड़ा चला जा रहा था। पूर्वी तूफान उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए उड़ा जा रहा था। वहाँ से धरती की सब चीजें बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। शाम होते होते सभी चीजें अंधेरे में डूबने लगी। नीचे जो शहर पड़ते थे उनके दिए तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। पूर्वी तूफान ने राजकुमार से कहा, लो, अब हम लोग हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। ये संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब थोड़ी ही देर में हम स्वर्ग के उपवन में पहुंच जाएंगे। और सचमुच कुछ दूर आगे जाने पर हवा में तरह तरह के फूलों की खुशबू आने लगी। कभी कभी पके हुए सेब, नाशपाती, अंगूर और अंजीरों की खुशबू भी आती थी। इसके बाद वे लोग गुफा से होकर गुजरे। यहाँ बहुत ठंडक थी। कभी कभी गुफा इतनी संकरी हो जाती थी कि उन्हें अपने घुटनों के बल रेंगकर उसे पार करना पड़ा था। राजकुमार ने कहा, स्वर्ग के उपवन में जाने से पहले शायद हम मौत की घाटी से होकर गुजर रहे हैं। पूर्वी तूफान ने हामी भरी और सामने की ओर इशारा किया, जहां से गुफा में से नीला प्रकाश आ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते चट्टानें कोहरे की शक्ल में बदलने लगी। हवा बहुत ही ताजी थी और ताजे गुलाब की खुशबू से भरी हुई थी। अब वे गुफा के बाहर हो गए थे। उन्हें एक नदी मिली जिसमें बहुत ही साफ पानी बन रहा था। उसमें तरह तरह की सुनहरी और सफेद मछलियां तैर रही थीं। नदी पर संगमरमर का एक बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ था। पुल